Hey guys, welcome all of you to TradeMate CK. This is रामजी गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में। दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान सीरीज का एक 5वां वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाग एक। मैंने आपको बताया था कि हमने अपने संविधान के प्रकरण को 22 भागों में बांटा हुआ है। तो उनमें से जो पहला भाग है और पहले भाग के अनुच्छेद 1 से 4 तक के हैं, जिससे संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र या फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोस्तों, ये हमारा पहला भाग है। इसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जानकारी से। आगे में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में उपबंध किया गया है। भारत ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह एक परिसंघ है और ना तो दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह एक संघ है, बल्कि यह राज्यों का एक संघ है। देखिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है। भारत को बार बार संघ कहा जा रहा है। ठीक है। संघ को इंग्लिश में हम यूनियन भी बोलते हैं और फेडरल भी बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया हम भारत को यहाँ पे यूनियन कहेंगे, क्योंकि यूनियन का अर्थ होता है कि एक देश के जो राज्य हैं वो राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकते हैं। उस जगह पे संघ को यूनियन कहा जाएगा। हम जो अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी। अनुच्छेद 1 जो भारतीय संविधान का है, इसमें ये लिखा हुआ है, संविधान में भारत के दो नाम बताए गए हैं। पहला, भारत और इंडिया। ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे। एक कारण है कि भारत के दो नाम रहे हैं। और अनुच्छेद 1 घोषित करता है भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो लोग इंग्लिश समझते होंगे उसका यहाँ पे मतलब जानते हैं। शैल बी का मतलब होता है निश्चित। मतलब इंडिया निश्चित ही राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें से किसी भी राज्य को यह परमिशन नहीं है कि भारत से वो अलग हो जाए। हाँ, यदि भारत चाहे तो किसी नए राज्य का प्रवेश या गठन करा सकता है या किसी राज्य को बाहर कर सकता है। बट कोई किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। यह मतलब होता है यूनियन या फिर संघ का। भारत के राज्य क्षेत्र में जो एरिया शामिल होंगे वो कौन कौन से एरिया शामिल होंगे देख लीजिए। वो होंगे सारे राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो अनुच्छेद 1 के बारे में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 सिर्फ आपको इतना बताया है कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है। मतलब कि जो ये पावर है नए राज्यों की प्रवेश या गठन की, तो ये पावर किसके पास रहती है? ये पावर रहती है पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद के पास। ठीक है। अब उसने बोला क्या है? नए राज्यों का। नए राज्यों का यहाँ पे मतलब क्या है? कई लोग अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सेम लाइन अनुच्छेद 2 में और सेम लाइन अनुच्छेद 3 में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अंतर है। यहाँ पर उन राज्यों की बात की जा रही है जो पहले से भारत के हिस्से में नहीं थे। मतलब कोई ऐसा राज्य जो भारत में नहीं है, उसको कुछ समय के बाद लीज पर, उपहार पर या दूसरे किसी माध्यम से यदि भारत में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसे राज्यों, ऐसे नए राज्यों के प्रवेश या गठन की जो पावर होगी वो अनुच्छेद 2 के हिसाब से मिलेगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वो हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। कुछ समय बाद जब भारत का हिस्सा बना तो अनुच्छेद 2 के हिसाब से सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अनुच्छेद 3 में क्या बताता है? आर्टिकल 3 बोलता है, इसके अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि उन राज्यों का गठन या उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा जो पहले से
भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको मालूम होगा तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सन 2014 में एक नया राज्य बना था। मतलब एक ऐसी जगह जो पहले से भारत की है, यदि हम उसमें कोई बदलाव चाहते हैं या नया राज्य बनाना चाहते हैं तो उसके जो प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 3 के हिसाब से लिए जाएंगे। आई थिंक आपको अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि नए राज्यों की बात करेंगे तो आर्टिकल 2 होगा, और जो पहले से मतलब पुराने राज्य हैं उनमें कोई बदलाव चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 बोलता है यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 368 के बारे में बता दूं। आर्टिकल 368 का अर्थ यह होता है यदि संविधान में हम किसी भी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, मतलब संविधान में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, तो आर्टिकल 368 एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी प्रकार का चेंज कर सकती हैं। लेकिन यदि हम अनुच्छेद 2 यानी कि नए राज्यों के गठन वाली बात और अनुच्छेद 3 यानी कि जो पहले से राज्य उनमें परिवर्तन लाने वाली बात के तहत यदि कोई हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसमें ये नहीं मानेंगे कि हमने संविधान में संशोधन किया है। आपको ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हमें यह समझना है कि किस तरीके से भारत में धीरे धीरे ये राज्य जन्मे, मतलब हमें बात करनी है राज्यों के पुनर्गठन की। इस तरीके से हमारे भारत में आज ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ एक स्टोरी है, थोड़ी सा उसको हम समझ लेते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे पढ़ने से। आजादी के पूर्व कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही थी। ये बात है आजादी के पहले की। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेनानी कृत न्यायाधीश एस के धर, यहाँ पे दर नहीं है, एस के धर हैं, एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 1948 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। इस रिपोर्ट का बहुत विरोध हुआ, इसलिए 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई जिसको हम बोलते हैं जे वी पी कमेटी, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक कमेटी बनाई गई और इसका गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। इसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं होना चाहिए, किंतु यह भी व्यापक जनभावना की मांग है तो उसे मान लेना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात हो गई जिसके कारण राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना पड़ गया। वो स्टोरी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास की। मद्रास प्रेसिडेंसी ने तेलुगु भाषी नेता थे, तेलुगु बोलने वाले एक नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। क्या नाम था? पोटी श्री रामुल्लू। इन्होंने क्या हुआ था कि ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर इनका एक अलग राज्य बन जाए। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो एक अलग राज्य चाहते थे, लेकिन जब लोगों ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये क्या हुआ, आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और ऐसा करते हुए इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अलग भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों तक आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो उस क्षेत्र में काफी ज्यादा दंगे या फसाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो तत्कालिक क्षणों में 19 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1952 में एक घोषणा करी थी किसने? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, जहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती थी। 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिए, आपको हमेशा याद रखना है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बन करके उभरा था।
जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। इसके अलावा और राज्य कैसे बने, किस तरीके से आगे की प्रोसेस हुई, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नए राज्यों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, जिसको हम आयोग को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था, तो इसके इतिहास के बारे में भी समझ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में एक न्यायमूर्ति थे, मतलब एक जज थे, जिनका नाम था फजल अली। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें जिसमें के एम पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू भी शामिल थे। मतलब जो ये दो नाम दिखाई दे रहे हैं, के एम पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी, जिसमें कहा गया कि केवल भाषा और संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की क्षमता को भी आधार में रखना चाहिए। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। मतलब जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनकर के आया और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसने कहा था कि 16 राज्य बनने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी, ध्यान दीजिए, जब हमारे देश में राज्य अलग से नहीं हुआ करते थे, तो हमारे जो भी प्रांत थे, देश के प्रांत थे, उनको ABCD इस तरीके के ग्रुप में बांटा गया था। तो उन्होंने ये भी कहा था, जो ABCD ग्रुप चलता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और अलग से राज्य कुछ इस तरीके से बनाए जाने चाहिए। सरकार ने कुछ सिफारिशों के साथ इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अनुसार 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, लेकिन उनमें से 2 और ऐसे छोटे राज्य थे जिनको राज्य न बना करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से कुछ नए राज्य बने, तो शुरुआत में थे 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। आज की बात करेंगे तो आज है 28 राज्य, और यहाँ 7 नहीं, यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, वर्ष 2019 में, इस मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। साथ में उसका पार्टीशन करके लद्दाख को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारत में आज की डेट में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से कुछ की डेट लिखी हुई है। जैसे कि बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 1956 में बन गया था, लेकिन मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ था छत्तीसगढ़ का। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। तो सन 2000 में 3 नए राज्य बन करके उभरे थे, जो भारत के क्रमशः 26वें, 27वें और 28वें राज्य थे। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तरांचल, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये तीनों के तीनों राज्य भारत के 26वें, 27वें और 28वें राज्य हैं, जिनका गठन नवंबर 2000 में किया गया था। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भारत में शुरुआत में आपको बताया था 5 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। भारत का छठा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो छठा बना था पौंडुचेरी। तमिलनाडु के पास स्थित पौंडुचेरी को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1961 में गठित गोवा, दमन और दीव को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ध्यान दीजिए, अभी 1 साल पहले तक भारत में 7 ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे पहले। अब लेकिन जो है वो 9 हो चुके हैं। लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ी से कंफ्यूज हो गए होंगे कि गोवा जो है वो तो एक राज्य है, तो मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब शुरुआत में गोवा के छोटे होने के कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। कुछ सालों के बाद में इसको राज्य में कन्वर्ट किया गया था। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को उससे अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात भारत का 15वां राज्य, क्योंकि
ध्यान दीजिए, जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस समय भारत में 14 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 के बाद 15वां कौन बना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को अलग करके गुजरात को बनाया गया था भारत का 15वां राज्य। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, जिसका गठन हुआ था 1962 में। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनाया गया था। 1966 में दो चीजें हुई। पहले पंजाब राज्य एग्जिस्ट किया करता था, जहाँ पे कुछ लोग पंजाबी बोलते थे, कुछ लोग हिंदी बोला करते थे। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, उनको अलग करके एक नया क्षेत्र बना दिया गया, जिसको बोला गया हरियाणा। और चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिल गया। 1969 में मेघालय का गठन एक उप राज्य के रूप में किया गया, जिसे 1971 में हिमाचल प्रदेश के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसका गठन किया गया। 1975 में सिक्किम नामक राज्य का गठन किया गया। यहाँ पे एक चीज बहुत ही आप ध्यान से आप देख लीजिए। सिक्किम भारत का ऐसा हिस्सा है जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं आया करता था, मतलब भारत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था सिक्किम। 1975 में जब इसका गठन किया गया, तो अनुच्छेद 2 के आधार पर किया गया। अनुच्छेद 2 आपको मैंने बताया है, वो अनुच्छेद अ, वो राज्य जो भारत के पहले से हिस्से नहीं है, ऐसी जगह आर्टिकल 2 काम करता है। 1975 में ही मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 1986 में किया गया, जबकि गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से निकालकर पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। गोवा को लेकर के जो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, वो उनकी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। गोवा को पहले 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1987 में कुछ सालों के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो भारत के एक कुछ इम्पोर्टेंट राज्य है जिनको मैंने आपको बताया है। यदि आप बोलेंगे फाइनल लास्ट में क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए, आज भले ही भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि 29वां 29th नंबर का राज्य कौन सा था, तो भारत का 29वां जो राज्य था वो था तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सन 2014 में एक राज्य बना था, जिसको हम बोलते हैं तेलंगाना। ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन भारत में अब 29 राज्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खोना पड़ा, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी रही हमारी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। 1 से 4 तक के हमने आर्टिकल पढ़े, भाग 1 पढ़ा और ये अन्य जानकारियां पढ़ी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल 10 मिनट्स जीके को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।